एपिसोड 4। चलिए शुरू करते हैं कहानी अब आगे। पंडित भवन। जाह्नवी ये बोलते बोलते उदास हो गई। ये देख नित्या उसे झट से अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। उसे कस के पकड़ जाह्नवी भी रोने लग जाती है। फिर नित्या उसे कहती है, तू मेरी जान है जानू, और मैं तेरे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी वहां पर। एक तू और मम्मा ही तो है मेरी जिंदगी के जीने का आधार है। पता नहीं आगे क्या होगा। नित्या की बात सुन दुलारी के आंखों से भी आंसू बह निकले थे। इधर दिव्यांश के सारे परिवार वाले रात की ट्रेन पकड़ बरेली जाने के लिए निकल पड़े। अब सिर्फ दिव्यांश और उसके पापा आलोक घर पर रह गए थे। रात भर दिव्यांश को नींद नहीं हो रही थी। उसे बस यही बात परेशान करे जा रही थी कि ये अचानक से सूरज ने शादी करने का फैसला कैसे ले लिया। दिव्यांश खुद में सोचता हुआ बोला, सूरज ऐसा लड़का तो नहीं है। जहां तक मैं उसे जानता हूं कि लड़की से रात रात भर बात करे, प्यार, ये सब उसके बस की बात नहीं है। तो फिर कैसे उसने लड़की को पटा लिया, और यहाँ तक कि परसों अब शादी भी हो रही है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो पा रही है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अगली सुबह 22 तारीख 10वां महीना 2023। पंडित भवन पूरा पीले फूलों और हरे रंग के फूलों से सजा हुआ था, क्योंकि आज नित्या की मेहंदी और हल्दी की रस्म थी। वैसे तो कभी आज तक किसी ने भी उससे दो शब्द प्यार के नहीं बोले होंगे, पर इसकी शादी की तैयारी में सभी चढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। बस इसीलिए, क्योंकि सभी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इन लोगों के पास पैसे नहीं है। अपने समाज में नाम बनाने के लिए साज सजावट था। सुगंधा दुलारी से बोल रही थी, अरे ओ बहुरिया, ये लड़की क्या अभी तक जगी नहीं है? आज उसी हल्दी है और वो अभी तक घोड़े बेच सो ही रही है क्या? नहीं जीजी, नित्या आज तो सबसे पहले ही उठ गई है, और उसने ही घर में पूरे साफ सफाई भी की है। वो बस अपने कमरे में तैयार होने गई है, मैंने ही उसे भेजा है। हल्दी के लिए पीली साड़ी पहननी है ना, तो बस वही पहन रही है। हाँ तो जल्दी से जाकर उसे लेकर बाहर आंगन में आ जा। अब सारे मोहल्ले की औरतें आने ही वाली है हल्दी की रस्म के लिए। जी जी जी, हम अभी जाकर ले आते हैं नित्या को। दुलारी ये बोल जल्दी से उसके कमरे के तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है, सामने नित्या को पीली साड़ी में देख एकदम हैरान रह जाती है। अपनी मम्मा को इस तरह देखते हुए नित्या पूछी, क्या हुआ मम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही है? कुछ लगा है क्या हमारे चेहरे पर? नित्या के पूछने पर दुलारी उसके पास आते हुए अपने आंखों में लगी काजल को हल्के से अपने उंगली से निकाल उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, आज मेरी बच्ची इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है ना कि हमें तो डर लग रहा है कि हमारी बेटी को किसी की नजर ना लग जाए। सच में इस साड़ी में तो तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो बेटा। जिस पर नित्या बोल पड़ती है कि उसे क्या कोई नजर लगाएगा, उल्टा वो तो अपने ही घर वालों के नजरों में चुभती है। जो सुनकर दुलारी के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है। बाहर आंगन में सारे मोहल्ले की औरतें नीचे बिछाई चटाई पर बैठकर गाने गा रही थी, कोई ढोल बजा रही थी। तभी उनमें से एक औरत सुगंधा की ओर देखते हुए बोली, अरे ओ सुगंधा, होने वाली दुल्हन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है? क्या तुम लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवा रही हो क्या? ये बोल वो औरतें हंसने लगी, जिससे सुगंधा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, तुम लोगों को बस इतना ही काम रह गया है क्या, कि किसके घर में का हो रहा है बस ताका झांकी करते रहते हो? ऐसा कछु नहीं है, समझे? हाँ हाँ, वो तो देख ही रहा है। वैसे कब तक आएगी नित्या बाहर, हमें वापस घर भी तो जाना है। औरतों की बात पूरा होते ही पीछे से दुलारी बोल पड़ती है, लो आ गई होने वाली दुल्हन काकी। जैसे ही ये बात सारी औरतें सुनती है, वो सभी पीछे की ओर मुड़ जाती है और नित्या को देखने लग जाती है। नित्या आज सच में पीली साड़ी पहने, हाथों में पीले फूलों की चूड़ियां और माथे पर गुलाबी रंग की बड़ी सी बिंदी उसकी खूबसूरत चेहरे को और ज्यादा सुंदर बना दिए थे। उसे देखते ही काकी बोल पड़ी, वाह दुलारी, आज तो तेरी बेटी वाकई में किसी परी जैसी लग रही है। इतनी प्यारी लग रही है, वरना आज से पहले तक को इसे एक नौकरानी की तरह ही घर में काम करते देखे थे। उनकी बातों को सुन सुगंधा जी बोल पड़ी, अरे ओ कमला, अब क्या सारा बात तुझे आज ही करनी है? बाकी का बात शादी के बाद करना, अभी इसकी हल्दी है। फिर सभी मिलकर नित्या की हल्दी की रस्म को धूमधाम के संग मना रहे थे। पर इन सब के बीच नित्या बिल्कुल अलग ही मनोस्थिति में थी। वो ये शादी को ले बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतने बड़े फिल्म स्टार उससे शादी क्यों कर रहे हैं। क्या उसे वहां वो सम्मान मिलेगा जो यहाँ कभी किसी ने भी नहीं दिया? ट्रेन में सुषमा जी धीरे से फुसफुसाती हुई सूरज से बोली, बेटा क्या मुन्ना देवू को वो हल्दी लगा पाया होगा? मुझे तो उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो कुछ करने से पहले ही बहुत डर जाता है। सुषमा जी को ऐसे सूरज के साथ फुसफुसा कर बात करते हुए देख सारिका, जो अपना मोबाइल चला रही थी, मोबाइल चलाते चलाते हुए ही बोली, क्या बात है दादी, आप ऐसे बात क्यों कर रही है? जैसे ही ये बात सुषमा जी और सूरज सुनता है, दोनों घबरा जाते हैं और तभी सुषमा बात को संभालते हुए बोलती है, कुछ भी तो नहीं।
मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। अच्छा ये तो मैं बैठी बैठी सोची राम का नाम ही जप लूं, वैसे भी चुपचाप बैठी बैठी बोर हो रही थी। अपनी दादी का जवाब सुन सारिका मन ही मन बोली, एक बात तो मुझे पक्का पता लग गई है कि दादी इस सूरज के साथ मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, पर क्या ये समझ नहीं आ रहा है। सारिका को ऐसे शक भरी निगाहों से खुद को देखते हुए देख सुषमा मन ही मन बोली, हे भगवान, आप बस इसे हमारे प्लान के बारे में मत जानने दीजिएगा, वरना ये कभी भी देवू की शादी नहीं होने देगी। इसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। इधर आलोक रसोई घर में जा एक कटोरी में ढेर सारी हल्दी निकाल उसमें थोड़ा पानी डाल उसे अच्छे से मिला दिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद में बोला, होने वाले दूल्हे की हल्दी तो तैयार हो गई, अब बस किसी भी तरीके से उसे लगाना बाकी है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे लगाओ उसे। माँ भी ना मुझे फंसा खुद निकल ली, अब करना तो पड़ेगा ही अपने बेटे के खातिर। आलोक ये सारी बात खुद में बतिया ही रहा था कि तभी उसकी नजर बाहर से किचन में तरफ ही आ रहे देवू पर पड़ गई, जिसे देखते ही वो बोल पड़ा, लगता है ये किचन ही आ रहा है। ये अच्छा मौका है, मैं जानबूझकर उससे टकरा जाऊंगा और फिर ये हल्दी उस पर गिर जाएगी। वो जरा सा गुस्सा ही होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम ये सही है। आलोक उत्साह के साथ ये बात बोल जल्दी से वो कटोरी उठा आगे बढ़ गया और देखते ही देखते वो जाकर दिव्यांश से जानबूझकर टकरा गया। उसके टकराते ही सारा हल्दी उसके पूरे शरीर पर जा लगा। चूंकि दिव्यांश ने सिर्फ बनियान ही पहनी थी, इसी वजह से हल्दी पूरे शरीर पर जा लगा। ये देख आलोक झट से बोला, ओह बेटा, मुझे माफ कर देना, वो गलती से सारी हल्दी तुम पर गिर गई। मैं तो इसे बाहर पौधों में देने जा रहा था, इससे पौधों में अच्छी बढ़ोतरी होती है, पर गलती से मैं तुमसे टकरा गया और ये सारा हल्दी तुम पर ही गिर गया। क्या पापा आप देखकर नहीं चल सकते हैं क्या? एक तो मैं कितनी मेहनत से नहाया था, इतनी सुबह सुबह नहाना कितना मुश्किल है मेरे लिए, और आपने मुझे फिर से गंदा कर दिया। ये सो कोल्ड हल्दी गिरा कर अब फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। वैसे आप ये सब अभी क्यों कर रहे हैं? आपको तो तैयार होना है न, हमें सूरज की शादी में भी जाना है। आपको याद भी है या आप भूल गए? जैसे ही दिव्यांश ये बात बोलता है, मन ही मन आलोक हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे अपने बेटे की शादी इस तरह से करवानी पड़ेगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इसे खुद को पता नहीं है कि शादी सूरज की नहीं बल्कि इसी की है। अब जो हो बस किसी तरह इसकी शादी हो जाए, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। ये सारी बात आलोक जी मन में सोच रहे थे। आलोक को इस तरह से खुद को देख चुपचाप खड़े देख वो उनके आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो पापा, अब आप क्या सोचने लग गए? जाइए, जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें फ्लाइट भी पकड़नी है, वरना अगर ये फ्लाइट मिस कर दिया तो आज कोई भी दूसरी फ्लाइट नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं ट्रेन से सफर करने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ दिवू बेटा, हम अभी जाकर तैयार हो जाते हैं, तब तक तुम भी ये हल्दी साफ कर लो। हाँ ऑफ कोर्स, ये साफ तो करूंगा ही ना। अब ऐसे तो नहीं ना जा सकता हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। इधर पंडित जी भी आंगन में एक साइड में खड़े नित्या की हल्दी देख रहे थे, पर उन्हें उससे कोई मोह नहीं था, बस ये देख रहे थे कि सब सही से तो हो रहा है ना। तभी आनंद हाथ में फोन लिए दौड़ते हुए उनके पास आ बोलता है, मामा जी, उन लोगों का फोन है। किसका बेटा? वही लोग मामा जी, इसके ससुराल वालों का। ये सुन पंडित जी जल्दी से फोन आनंद के हाथ से ले वहां से कुछ दूर जा बोलते हैं, हेलो नमस्कार जी, आप लोग अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं? तभी सूरज बोलता है, जी अंकल, हम स्टेशन पर आ गए हैं, पर यहाँ पर से आगे हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ से जाना है, तो क्या आप किसी को हमें रिसीव करने भेज सकते हैं? सूरज ये बात थोड़े शांत आवाज में बोलता है ताकि सारिका ना सुन ले। तभी पंडित जी बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम अभी भेजते हैं ऋषभ को स्टेशन। वैसे भी घर से स्टेशन कुछ ही दूर है, आप सब कुछ देर वही प्रतीक्षा कीजिए। जी अंकल। फोन रखने के बाद सूरज सुषमा की तरफ देख आंखों आंखों में इशारे कर जोर से बोलता है, दादी जी आप दोनों यहीं पर रुके, मैं बस यूं गया और यूं आया। सूरज के इतना बोलते ही सारिका बोल पड़ी, पर तुम जा कहाँ पर रहे हो? और ऐसे हम दोनों को अकेला स्टेशन पर छोड़ कैसे जा सकते हैं? हम यहाँ पर तुम्हारी शादी में आए हैं, समझे? अरे बेटा जाने देना, सूरज को कुछ लेना होगा इससे। वैसे भी कल इसकी शादी है और कोई दूर थोड़ी ना जा रहा है। सूरज बेटा तू जा, पर जल्दी से आ जाना। सूरज वहां से निकल जाता है। अब स्टेशन पर सुषमा और सारिका कुछ देर तक खड़े रहे। कुछ देर बीत जाने के बाद भी जब सूरज वापस लौटकर नहीं आता है तो सारिका शक करते हुए दादी से बोलती है, दादी मैं आपको बता रही हूँ, वो सूरज हम दोनों को यहाँ बीच स्टेशन पर छोड़ खुद निकल लिया। अरे ऐसा भी क्या लेना था उसको जो इतना टाइम लग रहा है, बोलिए। सारिका बेटा तू उसे एक बार कॉल करके देख, हो सकता है वो यहीं पर हो। सुषमा के कहने पर सारिका सूरज को कॉल करती उससे पहले ही वहां पर ऋषभ आ जाता है और सामने आ खड़े हो बोलता है, जी आप सुषमा दादी है ना? उसको ऐसा पूछते सुन सारिका झट बोल पड़ती है, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? और तुम दादी को कैसे जानते हो?
सारिका के पूछने पर सुषमा जी ही कहती है, सारिका बेटा ये नित्या, मेरा मतलब है कि वो होने वाली दुल्हन का छोटा भाई है। पर ये बात आपको कैसे पता दादी, आप भी तो यहाँ पर पहली बार ही आए हैं ना। तुम भी कितना शक करती हो सारिका, सूरज ने मेरी बात इन सब से वीडियो कॉल पर करवाई थी, इसीलिए मुझे सबका नाम और रिश्ता पता है। अब चलो। पर दादी हम जिसकी शादी में आए हैं वो तो यहाँ से गायब है। पर बेटा अब हम कब तक यहाँ धूप में खड़े हो उसके आने का इंतजार करते रहेंगे। हम दोनों चलते हैं इसके साथ रास्ते से, तुम सूरज को फोन कर बता देना कि वो सीधे वहीं पहुंच जाए। सुषमा की बात सुन सारिका अपना सारा सामान ले ऋषभ के साथ चल दी। वही कुछ दूरी पर एक पाया के पीछे छिपे सूरज ये सारा ड्रामा देखे जा रहा था और जब सुषमा पीछे पलट कर देखी तो वो उसे दूर से ही अपना अंगूठा दिखाते हुए बेस्ट ऑफ लक विश कर स्माइल दे दिया। इशारे से सुषमा भी उसे अंगूठा दिखा दी। उनके जाने के बाद सूरज उस पाया के पीछे से सामने आ खड़ा होते हुए खुद में बोला, मुझे अफसोस तो बहुत है इस बात की मैं अपने दोस्त की शादी में नहीं रह पाऊंगा, पर इस बात की खुशी भी है कि तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये शादी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी दिव्यांश, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। इधर दिव्यांश एकदम डेसिंग और हैंडसम लग रहा था। वो एकदम स्टाइलिश लग रहा था और आलोक एक कुर्ता और पैंट पहने तैयार हो गए। पापा आपने ये क्या पहना है? आज हल्दी सूरज की है आपकी नहीं जो अपने ये पीले रंग का कुर्ता पहन लिया है। ऐसे जाएंगे आप फ्लाइट में? हाँ देवू हम तो ऐसे ही जाएंगे, भले ही हम लोग वहां पर नहीं है पर आज है तो हल्दी। अब चलो जल्दी से। क्या करते रहते हैं पापा आप भी, अच्छा चलिए। दिव्यांश इतना बोल आगे बढ़ जाता है और पीछे आलोक मन में बोलता है, अरे भाई आज हमारे बेटे का हल्दी है तो मैं क्यों ना पहनूं ये पीला कुर्ता। और फिर जल्दी से दिव्यांश के पीछे चला जाता है। पंडित भवन। ऋषभ दोनों को आदर के साथ घर में लाते हुए पंडित जी को पुकारते हुए कहता है, पापा बुआ देखिए ये लोग आ गए। ऋषभ की आवाज सुन सभी घर वाले बाहर आंगन में आ खड़े हो गए सिवाय नित्या के, क्योंकि उसे उसके कमरे से निकले को मना किया गया था, इसीलिए वो अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। उन लोगों को देख पंडित जी बोले, जी आप लोग आ गए, नमस्कार। सुषमा जी भी मुस्कुराते हुए बोली, आप सभी को भी प्रणाम। बाकी के लोगों को देख बोली, लेकिन सारिका एक साथ इतने बड़े परिवार को देख हैरान हो गई थी और मन में ही बोली, ओ सीट ये क्या है, ये सब एक ही साथ रहते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं। ओह नो, मैं तो ऐसी जगह कभी भी नहीं रह सकती हूँ। अच्छा किया भगवान जो आपने मुझे छोटी सी ही फैमिली दी है। तभी दुलारी जी सिर्फ दादी और सारिका को देख इधर उधर देखने लग गई और जब उसे उनके साथ कोई और नहीं दिखाई दिया तो वो थोड़ा संकोच भरे नजरों के साथ उनसे पूछी, प्रणाम माँ जी, क्या आपके साथ? दुलारी की बात सुनते ही उसके घर वाले गुस्से हो उसकी तरफ देखने लग गए, लेकिन सारिका झट अपना मुंह खोल ये बोलने ही वाली थी कि सूरज स्टेशन पर से ही गायब हो गया। तभी सुषमा उसका हाथ पकड़ उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर खुद बोली, जी बेटा हम समझ रहे हैं आप किन्हें ढूंढ रही है, पर आप फिक्र मत कीजिए वो पीछे से आ रहे हैं। जी माँ, वो हम, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। आप भी एक माँ है और अपनी बेटी के बारे में आपको चिंता है। सुषमा जी की बात सुन दुलारी को थोड़ी तसल्ली हुई और वो बोली, माँ जी आइए ना, अंदर आइए। सुषमा और सारिका को पूरी इज्जत के साथ एक कमरे में रखा गया और उनकी बहुत खातिरदारी करी जा रही थी, आखिर वो लड़के वाले थे। बरेली शहर। दिव्यांश की एंट्री। शाम का वक्त। दिव्यांश और आलोक लगभग शाम होते होते बरेली शहर पहुंच गए। वो एयरपोर्ट पर उतर वहां से एक टैक्सी बुक कर उसमें बैठ गए। तभी दिव्यांश बोला, ओह गॉड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सूरज ऐसे इस शहर में शादी कर रहा है। आखिर उसे यहाँ पर क्या दिखा जो वो मुंबई जैसा जगह छोड़ यहाँ पर शादी करने चला आया। उसकी बातों को सुन आलोक जी बोल पड़े, देवू बेटा ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ये शहर कितना खूबसूरत तो है और वैसे भी शहर से क्या होता है, मतलब शादी से है ना? अरे मतलब कैसे नहीं है पापा, शहर की लड़कियों को आपने देखा है उनमें कितना समझ होता है, वो लोग पढ़ी लिखी होती है। और गांव हम सिर्फ नाम के लिए ये लोग पढ़ते हैं, दिमाग तो इनमें होता ही नहीं है और ना ही मुंबई जैसे शहर में रहने का तरीका आता है इन्हें। पता नहीं कैसे रहेगा सूरज इस गांव वाली के साथ, अब तो वो फंसा। दिव्यांश की बात सुन आलोक जी मन ही मन बोले, पता नहीं अभी जो ये सब बात बोल सूरज पर हंस रहा है, जब इसे ये शादी करनी पड़ेगी तो ये करने के लिए तैयार भी होगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि माँ के प्लान को ये फेल कर दे। क्या हुआ पापा, आप क्या सोचने लगा गए? वैसे आपको सूरज ने बताया है ना कि कहाँ आना है? कुछ नहीं बेटा, हाँ सूरज ने मुझे अच्छे से समझा दिया है, तुम चलो तो। पंडित भवन। इधर सुषमा अपने कमरे में बैठकर बार बार फोन देखे जा रही थी और सारिका परेशान हो इधर से इधर चक्कर लगाए जा रही है। सारिका बेटा तुम ऐसे क्यों इधर से उधर किए जा रही हो? शांत हो जाओ।
वाहे, शांत कैसे हो जाओ दादी, आपके वो सो-कॉल्ड पोते ने हमें यहाँ फंसा खुद भाग गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए ना, हमें स्टेशन पर उतार ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर पर से सींग। अगर उसे ये शादी करनी ही नहीं थी तो ये सब ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? ऊपर से हमें यहाँ ला फंसा दिया सो अलग। अब हम कैसे इन लोगों को ये बोलेंगे कि दूल्हा है ही नहीं? ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे दादी, कुछ तो करिए ताकि हम यहाँ से बचकर निकल ले। सारिका, मैं क्या करूं, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूरज भला ऐसा क्यों करेगा? वो तो खुद ये शादी करना चाहता था तो फिर वो ऐसे कैसे भाग सकता है? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है इन लोगों को सच बताने के सिवा। सुषमा जी ये जानबूझकर बोल रही थी ताकि सारिका और घबरा जाए, और सारिका के चेहरे पर दिख भी साफ साफ रहा था वो कितना डरी हुई थी। तभी सारिका बोल पड़ी, रुको दादी, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? एक तो पहले ही उस सूरज के बच्चे ने हमें यहाँ इन लोगों के बीच फंसा खुद भाग गया है, और दूसरी तरफ आप खुद ही बोल रही है कि हम जाकर इन लोगों का शिकार बन जाए। आप जानती भी है अगर इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया हम पर ये इल्जाम लगा के कि हम लोगों ने इनके बेटी के साथ खेल खेला है तो फिर हमारा क्या होगा? अरे हमारा तो छोड़िए भाई, एक जाने माने नाम है, अगर उनका नाम इन सब में आ गया तो उनकी इमेज का क्या होगा? सारिका बेटा, तू कह तो सही रही है पर अब हम करें तो लड़े क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। पता नहीं सूरज में हमसे किस जन्म का बदला लिया है। ओह बदला, अरे दादी, वो जानकर आपको हमें और भाई को फंसा कर गया है यहाँ से। मुझे पहले से ही उस पर शक हो रहा था पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो इतना रहा धोखेबाज इंसान है। अब क्या? सारिका और सुषमा बंद कमरे में एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। जहां सारिका बहुत घबराई हुई सी थी वहीं सुषमा मन ही मन मुस्कुरा रही थी और अपने प्लान को आगे बढ़ते देख खुश भी हो रही थी। तभी कुछ ही देर बाद उनके कमरे का दरवाजा को कोई बाहर से खटखटाने लगा, जिसकी आवाज सुनते ही सारिका एकदम से हड़बड़ा गई और आंखें फाड़ फाड़ कर दादी के तरफ देखते हुए बोली, दादी ये लोग अभी क्यों यहाँ पर आ गए? शादी तो रातें होनी है ना, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि दूल्हा गायब हो चुका है? तू चुप कर सारिका, क्यों बेकार में ये सब सोच सोच कर खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जाकर दरवाजा तो खोल, हो सकता है वो हमारे लिए खाना लाए होंगे। हाँ दादी, ये हो सकता है, हम अभी देखते हैं। सारिका डरते डरते अपने एक एक कदम बढ़ाए जा रही थी, और वो दरवाजा जैसे ही खोली सामने खड़े आदमी को देख एकदम हैरान हो गई और बोली, आप? इधर नित्या अपने कमरे में वही पीली साड़ी पहने बैठे हुई थी, हाथों का मेहंदी बार बार देखी जा रही थी, और जो औरतें बाहर उसे बोली थी वो बात सोच मन ही मन खुद से पूछ रही थी, क्या सच में अगर मेहंदी ज्यादा लाल होती है तो उसे बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है? क्या भगवान ने मेरे लिए भी एक ऐसे ही जीवन साथी बनाए हैं जो हमसे प्यार करता हो? पर ये कैसे संभव है? हमें तो अब भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जो इतने बड़े फिल्म स्टार है वो हम जैसे मामूली सी लड़की से शादी करने आए हैं। पता नहीं भोले बाबा क्या बात है, पर हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, आप सब ठीक कीजिएगा। शायद आज तक हमने कोई खुशी नहीं देखी है ना? और मम्मा ने कहा कि शादी के बाद हमें सबसे प्यार सबसे सम्मान मिलेगा, तो ये बात सोच सोच हमें थोड़ा घबराहट सी हो रही है कि क्या सच में ऐसे होगा? नित्या जैसे ही अपनी बात खुद में कहती है दरवाजे पर खड़ी जाह्नवी चाहते हुए बोल पड़ती है, बिल्कुल होगा दीदू। क्यों नहीं होगा, बताओ तो। जाह्नवी की आवाज सुनते ही नित्या झट दरवाजे की तरफ देखने लगती है और जाह्नवी को खड़ा देख बोलती है, जानू तू वहां पर क्यों खड़ी है, यहाँ आना। जाह्नवी नित्या के पास जा नीचे बैठ उसके गोद में अपना सर रखते हुए रुआनी सी आवाज में पूछती है, क्या शादी के बाद सच में दीदू लड़की का घर पराया हो जाता है? क्या अब आप मुझसे मिलने नहीं आ सकती है? क्या मैं आपके बिना ही रहूंगी? पर दीदू मैं तो आपके साथ ही शुरू से रहती आई हूँ, कैसे रात में इस कमरे में अकेले सोऊंगी मैं? जाह्नवी ये सब बोलते बोलते रो देती है। उसे खुशी तो बहुत है कि उसकी बहन की शादी इतने बड़े सेलिब्रिटी से होने जा रही है, पर इस बात का भी बहुत दुख है कि आज के बाद से वो अपनी बहन को जी भरकर देख भी नहीं पाएगी, उसके बिना ही उसे रहने की आदत डालनी होगी। जानू तू रो क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही मुझे याद करेगी और मेरा क्या, जो मुझे सबकी याद आएगी? मुझे तो तुम सब से दूर जाना पड़ेगा। जब मम्मा की भी याद आएगी तो मुझे उनकी फोटो देख ही खुद को शांत करना होगा। मैं क्या करूं जानू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा कहती है कि शादी का दिन हर लड़की के लिए बेहद खास होता है, उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है, पर मुझे तो लगता है कि ये शादी होती ही क्यों है जिसमें लड़की को उसके परिवार वाले को छोड़ जाना पड़ता है। इससे भला एक लड़की कैसे खुश हो सकती है? जाह्नवी को चुप कराते कराते नित्या खुद रोने लग गई और दोनों बहनें एक दूसरे से गले लग रोए जा रही थी। तभी दरवाजे पर से आ रही दुलारी की नजर जैसे ही कमरे में पड़ी वो कमरे के अंदर आ खड़ी हो गई और उन दोनों को ऐसे रोते देख उनके आंख भी भर आए।
लेकिन वो जानती थी कि अगर इस समय वो कमजोर पड़ेंगी तो अपनी बेटी को विदा करते समय बहुत कष्ट होगा, इसीलिए उन्होंने अपने आंखों से आंसू पोंछे और एक हल्की सी मुस्कुराहट आने चेहरे पर बिखेरे हुए उनके पास जाते हुए बोली, अरे जाह्नवी, तुझे तो मैंने ये देख भेजी थी ना कि तुम्हारी दी क्या लड़ रही है अपने कमरे में, और तू यहाँ पर आकर इसे रुलाने लग गई। दुलारी की आवाज सुनते ही दोनों बहनें एक दूसरे से अलग हो उनकी तरफ देखने लग गई। नित्या से रहा नहीं गया और वो झट से उठ भागकर उनके सीने से लिपट गई और फुट फुट कर रोने लगी। मम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी वहां पर? अगर किसी ने मुझे सजा दे दिया तो कौन बचाएगा मुझे उस सजा से? यहाँ पर आप मुझे हर मुश्किल से बचाती आए हैं, पर वहां पर मैं बिल्कुल भी अकेली हो जाऊंगी। मम्मा प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी है। दुलारी जी अपने इमोशंस को काबू करते हुए नित्या को सीधे खड़ा कर उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि तुम वहां पर बिल्कुल अकेली हो जाओगी? आज के बाद से तुम्हें एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो जीवन भर तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में। इसी का नाम तो शादी है ना। शादी सिर्फ एक रीति रिवाज भर नहीं है नित्या, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दो अनजान इंसान ऐसे बन जाते हैं जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा एक दूसरे को समझने में परेशानी होती है, इस चक्कर में कई बार तो उनके बीच झगड़े हो जाते हैं, पर मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि तुम दिव्यांश जी और अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से संभालोगी और दिखा दोगी अपने पापा को कि तुम कितनी समझदार हो। वो सभी आज तक जो तुम्हें किसी काम का नहीं समझते थे, उन्हें एक दिन गर्व होगा तुम पर क्या मम्मा आपको सच में लगता है कि हम ये सब कर लेंगे, संभाल लेंगे शादी जैसे रिश्ते को? नित्या अपनी परेशानी दुलारी से बोली तो इस पर दुलारी उसे तसल्ली देते हुए बोली, क्यों नहीं बेटा, मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।